विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग। चैप्टर था संगम। थोड़ा टफ चैप्टर है क्योंकि दक्षिण भारतीय तमिल कवियों के बारे में, तमिल कवियों के संघ के बारे में इसमें है। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे चोल चेर पांड्यों के समय में जो दिक्कत कर सकते हैं, याद करना पड़ता है क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो डायरेक्ट पूछेगा। जैसे पूछ लेगा कि राजा की सभा को क्या कहते थे, 4 ऑप्शन होंगे, आंसर मनरम। आंसर उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूछा हुआ है कि राजा की सभा को क्या कहते थे, मनरम कहते थे जी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो कांची के पल्लव। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरई, मदुरा के पांड्य, है ना। चोलों की राजधानी कहाँ थी, या चोलों की द्वीपीय राजधानी कहाँ पर थी, आंसर उरैयूर। द्वीपीय राजधानी बोला मैंने, द्वीपीय राजधानी कहाँ पे थी, उरैयूर। ठीक है, कांची पल्लव हो गया, मदुरै कौन हो गया, पांडे हो गए। वांजी या उरैयूर, मरंदे ये चेरों की राजधानी होगी। तो मैंने कहा इस प्रकार के क्वेश्चन जगह जगह पर क्या होते हैं, अलग अलग पेपरों में मिलते हैं। यानी जब हम पूरा संगम चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें से अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पेपर में बन जाते हैं, तो ये मान के चलना कि संगम पढ़ना क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य राज्यों के उद्भव के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि यह राज्य कुल संघ प्रतीत होता है। कुल संघ को हाईलाइट करना है आपने। किसको, कि चेल, चोर और पांड्य कुल संघ प्रतीत होता है। इस प्रकार के राज्य उत्तरी भारत में भी थे और कौटिल्य ने उन्हें क्या कहा है, कुल संघ कहा है। क्या कहा है, कुल संघ कहा है। संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे। वह प्रजा को संतान के रूप में मानता था। मोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना आपने। कैसा था प्रशासन, संगमकालीन प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक था। कैसा था, वंशानुगत था, यानी राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बड़ा बेटा जो है वो क्या होगा, राजा बनेगा। समस्त अधिकार किस में निहित थे, राजा में थे, यानी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी। किसकी प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी, क्योंकि समस्त शक्तियां जब राजा के हाथ में निहित होती हैं उसको बोलते हैं कि केंद्रीयकरण। क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड होना। प्रजा को संतान के रूप में मानता था। ये अच्छी बात है अगर राजा प्रजा को संतान के रूप में मान रहा है। राजा का सर्वोच्च न्यायालय यानी राजा की सभा जो होती थी उसको मनरम कहते थे। मैंने बता दिया, उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन रहा है, सिर्फ इतना ही पूछा उसने, राजा की सभा को संगम काल में क्या कहा जाता था, आंसर मनरम। ठीक है, राजा का जन्मदिन प्रतिदिन मनाया जाता था जिसे पेरुनल कहते थे। राजा का जन्मदिन प्रतिदिन मनाया जाता था जिसे क्या बोलते थे, पेरुनल बोलते थे। अब ये कंट्रोवर्शियल चीज होगी कि यार जन्मदिन रोज मना रहे हैं, तो यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन। जन्मदिन मनाया जाता था, राजा का जन्मदिन प्रतिदिन, इसको क्या कहते थे, आंसर पेरुनल। क्लियर हो गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। जैसे मंडलम हो गया तो संपूर्ण राज्य को क्या बोलते थे, मंडलम बोलते थे। प्रांत को क्या बोलते थे, नाडु बोलते थे। जैसे आज भी बोल रहे हैं तमिलनाडु, है ना। नगर या बड़े ग्राम को क्या बोलते थे, उर बोलते थे या पेरूर बोलते थे। नगर या बड़े ग्राम को क्या बोलते थे, उर या पेरूर। छोटे ग्राम को क्या बोलते थे, सिरयूर। प्रतिवर्ष मनाया जाता था। छोटे ग्राम को क्या बोलते थे, सिरयूर। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था जिसे पेरुनल कहते थे। जिसे क्या बोलते थे, पेरुनल। सिरयूर जो था वो छोटे ग्राम थे। पुराने ग्राम जो थे मुडूर थे। छोटे ग्रामों की सीमा थी जो स्थानीय विवाद या व्यापार या रोजगार आदि से संबंधित थी, उसको क्या बोलते थे, अवय। अवय क्या था, छोटे ग्रामों की सीमा थी जो स्थानीय विवादों व व्यापार तथा रोजगार आदि से संबंधित थी, अवय। पट्टिनम क्या था, तटीय शहर को पट्टिनम बोलते थे। मैंने बोला भी, आज ही बोलते हैं, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम बोलते हैं। साले क्या था, आंसर प्रमुख सड़क थी। तेरू क्या था, नगर की प्रमुख गली थी। पेडियल क्या था, सार्वजनिक स्थल था। इस प्रकार से प्रश्न मतलब हल्के फुल्के आपने याद करना है। इस काल में ग्रामीण व नगर शासन प्रबंध में मनरम मुख्य थे। पोडियल यानी सार्वजनिक स्थल ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। राजस्व स्रोत, राज्य के अस्तित्व खेती पर आधारित था। राजस्व का स्रोत क्या था, राज्य का अस्तित्व खेती पर आधारित था। भूमिकर राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग थी। बार बार ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपने। भूमिकर कितना था, 1/6 था। संगम काल में कितना था,
ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि भूमि कर हो गया, करेंसी हो गया, ये राजा रानी उनके बच्चों के बारे में नहीं पूछते हैं। किसके बारे में पूछते हैं कि संगम काल में भूमि कर कितना था, 1/6 था। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, करेंसी कैसी थी, सिक्के कैसे थे, इस बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। भूमि की 2 प्रसिद्ध माप थी, मा और वेली। भूमि कर को करय बोलते थे, क्या बोलते थे? अब ये क्वेश्चन बन गया कि भूमि कर को क्या बोलते थे? करय बोलते थे। चुंगी या सीमा शुल्क को क्या बोलते थे? उल्गु या संगम बोलते थे। राजा को अदा किया जाने वाला कर क्या था? आंसर कड़मे या पाडू, कड़मे या पाडू। तो मैंने कहा उत्तरी भारतीय शब्दों से नहीं मिल रहे, इसलिए टफ लगेगा ये चैप्टर थोड़ा। क्या लगेगा? पर पढ़ने बैठोगे, प्रेजेंटेशन के हिसाब से पढ़ोगे तो आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर क्या था? ईख है। क्या था? ईख है। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वारियम वारी थी, जिसका अर्थ कर था। भूमि का उस इकाई से कर वसूलने वाला प्रभारी क्या कहलाता था? वरियार कहलाता था। क्या कहलाता था? वरियार कहलाता था। तमिलगम का पश्चिम से रोम और मिस्र तथा यवन और पूर्व में बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, कडारम यानी मलाया या मलेशिया जिसको बोलते हैं, जावा यानी यव भूमि। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन है, यव द्वीप किसे कहा जाता था? आंसर जावा, इंडोनेशिया का पार्ट है। इसका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियन जाया, ये सुना है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। तो वहां पर पूछा यव द्वीप किसको बोलते थे? आंसर जावा को। जबकि यव जो शब्द है वो वैदिक शब्द है, जिसका मतलब होता है जौ। आर्यों का प्रिय भोजन क्या था? यव था, जौ था। ठीक है, तो मैंने कहा तमिलगम का पश्चिम में रोम और मिस्र तथा यवन और पूर्व में बर्मा यानी म्यांमार, कडारम यानी मलाया, जावा यानी यवद्वीप आदि देशों के साथ अत्यधिक व्यापार होता था। क्लियर हो गया? सेना, संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। अब यही यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, सेना के कप्तान को क्या बोलते थे संगम काल में? आंसर एनआरडी। क्या बोलते थे? एनआरडी। यह उपाधि एक विशेष समारोह में दी जाती थी। युद्ध क्षेत्र में संकेत के रूप में ढोल या शंख का उपयोग होता था। सेना की अग्र टुकड़ी, तुसी बोलते थे अग्र टुकड़ी को, तुसी, और पिछली टुकड़ी कुलय कहलाती थी। पिछली टुकड़ी क्या कहलाती थी? कुलय कहलाती थी। युद्ध में मरे सैनिकों की पाषाण मूर्तियां स्मारक स्वरूप बनाई जाती थी, जिन पर उनके नाम और सफलताएं अंकित होती थी। जिन पर उनके नाम और सफलताएं अंकित होती थी। और यह सदियों से चला आ रहा है, अभी भी है ये। कारगिल शहीद जो थे उन सबकी मूर्तियां बनाई गई, उनके नाम पर गेट बनाए गए, है ना, उनकी सफलताएं लिखी गई उस पर। युद्ध में मरे सैनिकों की पाषाण मूर्तियां व स्मारक बनाए जाते थे, जिन पर उनके नाम और सफलताएं अंकित होती थी। युद्ध में बंदी बनाई गई स्त्रियां दास बना ली जाती थी और उन्हें सार्वजनिक उपासना स्थलों में रखा जाता था, जहां उन्हें प्रतिदिन संध्या काल में स्नान करके दीप जलाने का कार्य कराया जाता था। चोल और पांडे दोनों के शासन काल में नागरिक और सैनिक पदों पर विल्लार यानी धनी किसान नियुक्त किए जाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विल्लार कौन थे? धनी किसान। जबकि पहले हमने पढ़ा बलाहार कौन थे, ये आगे पढ़ेंगे हम। बलाहार, बलाहार मतलब किसान, बलाहार मतलब किसान। उत्तराखंड में गाली भी देते हैं कि बलाहार जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अगर मुंह नहीं धो रखा, गंदा सा हो रखा, तो क्या बोलते हैं उसको? बलाहार। क्या बोलते हैं? बलाहार। जो खेती करेगा भाई, कहाँ स्मार्ट थोड़े बनेगा वो, धूप में जलेगा, पसीना बहाएगा, है ना, पसीने की गंध आएगी उसमें से। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपने शब्द याद रखना, विल्लार कौन थे? धनी किसान थे। संगम काल में विल्लार कौन थे? कौन थे भाई? अरे मुंह खोल लो थोड़ा। धनी किसान थे। कवल मारम संगम तमिलों की एक विशिष्ट संस्था थी। क्या थी? विशिष्ट संस्था थी। अब इसके बाद में बता रहा हूँ सामाजिक स्थिति। थोड़ा बोरिंग लगेगा चैप्टर, लेकिन मैंने कहा इसके अंदर से क्वेश्चन बनने हैं। उत्तराखंड में हमने 3 क्वेश्चन भी देखे संगम से। कितने? 3 या 4 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से। क्यों? क्योंकि पता है उनको कि यहां से पढ़ेंगे, है नहीं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। अगला, सामाजिक स्थिति। इस युग की विशेषता, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय। संगम युग 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे, नंबर 1 अरसर, अरसर मतलब शासक,
नंबर 2 अंडनर यानी ब्राह्मण, अंडनर मतलब ब्राह्मण, वेनिगर, वेनिगर मतलब वणिक, और वेलार मतलब वेलार किसान, वेलार मतलब किसान। यह वर्ण व्यवस्था आर्ययुगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। ये वर्ण व्यवस्था क्या थी? आर्ययुगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। वैदिक संस्कृति के प्रचलन के कारण राज दरबारों में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों का पर्याप्त प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। राज दरबारों में कवि के रूप में ब्राह्मणों का आदर किया जाता था, ब्राह्मणों का आदर किया जाता था। कहा जाता है कि राजा करिकाल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। किसने? ये यूपी का क्वेश्चन बना हुआ। 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं से पुरस्कृत किया एक कवि को। आंसर किसने? आंसर करेकाल ने। किसने? करेकाल। कहां पढ़ा आपने करेकाल? चोल में, पांडे में या चेर में? करेकाल, ठीक है। तमिल भूमि में ब्राह्मणों का दर्शन सबसे पहले संगम युग में ही होता है। ब्राह्मणों का दर्शन कहां होता है? संगम युग में ही होता है। क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं, किंतु योद्धाओं का वर्ग राज व्यवस्था एवं समाज का एक महत्वपूर्ण अंग था। वेल्लार चौथी जाति में आते थे। किसमें आते थे? धनी किसान थे वेल्लार, लेकिन किसमें आते थे? चौथी जाति में आते थे। अधिकतर भूमि वेल्लारों के हाथ में थी और उन्हीं से किसान वर्ग बना था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कडेसियर करते थे। कौन करते थे? कडेसियर करते थे, जिनकी हैसियत में गुलामों की हैसियत का नाम मात्र का अंतर था, यानी गुलाम जैसे ही थे। खेती करने वाले कौन थे? कडेसियर थे। जबकि भूमि किसके पास थी? वेल्लार, धनी किसानों के पास थी। कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग के भी थे। कडेसियर लोग खेत मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम भी करते थे। पशु की खाल या चर्म का काम भी करते थे। वेल्लार दो भागों में विभक्त थे। नंबर 1 जमींदार, नंबर 2 भूमिहीन खेतिहर मजदूर। चोल काल में इनकी उपाधि वेल या आरशु पांड्य राज्य में कविदी की थी। पांड्य राज्य में वेल्लारों को क्या बोलते थे? कविदी बोलते थे। क्या बोलते थे? और चोलों के यहां क्या बोलते थे? वेल या आरशु बोलते थे। वेल्लारों का शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। संगम युग में हम तीव्र विषमताएं पाते हैं। पुलेयान लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे। एनियर यानी वधिकों यानी शिकारियों की जाति थी। मलवर और कलवर तमिल प्रदेशों की उत्तरी सीमा पर रहने वाले लोग थे। इन लोगों का मुख्य पेशा लूटपाट डाका डालना था। मलवर और कलवर डाकू थे ये एक तरह के। मरुवर धनी यवन लोगों के निवास स्थान को कहते थे मरुवर। पंचतिणय संगम काल में स्त्री पुरुष के प्रणय निवेदन कहा जाता था। पंचतिणय, ये क्वेश्चन बना हुआ यूपी में। पांच तिणय किसे कहते थे? संगम काल में स्त्री पुरुषों के प्रणय निवेदन को पंचतिणय कहते थे। प्रणय, प्रेम। क्यक्किडे एक पक्षीय प्रणय निवेदन को कहते थे, वन साइडेड लव, क्यक्किडे। पेरुंदिणे अनुचित प्रेम को कहते थे। पेरुंदिणे अनुचित प्रेम को कहते थे। सती प्रथा का प्रचलन था। यह प्रथा विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में थी। विधवाओं का जीवन दुरह था। समाज में नारियों की स्थिति ऊंची नहीं थी। दक्षिण भारत में तो विधवाओं की स्थिति बहुत ही बुरी जिसे बोलते हैं। क्या? अगर पति की मृत्यु हो गई, अगर कोई बाल विधवा हो गई, एक टाइम भोजन करना है, बाल पूरे कटा के रखने, जीवन पर्यंत जमीन पर सोना है। किस पर? फर्श पर। किस पर? तो विधवाओं का जीवन बहुत कठिन था। कहाँ भाई? दक्षिण भारत में। अभी भी है कई जगहों पर, इंटीरियर जो इलाके। समाज में नारियों की स्थिति ऊंची नहीं थी, आज भी नहीं है उतनी, है ना। समाज में अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। इंटरकास्ट मैरिजेज प्रचलित थी, यानी दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास बाजारों यानी स्लेव मार्केट के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। आमतौर पर दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, कलावू और कारपू। कलावू और, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कलावू और कारपू क्या थे? आंसर दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। क्या थे? कलावू और कारपू क्या थे भाई? विवाह के प्रचलन, विवाह की प्रक्रियाएं थी। कलावू विवाह माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था, जबकि कारपू परिवार वालों द्वारा व्यवस्थित विवाह था। ठीक है, यानी अरेंज मैरिज और दूसरा क्या हो गया? लव मैरिज। तो कलावू हो गया लव मैरिज, माता पिता की जानकारी के बगैर।
और कारपू हो गया अरेंज मैरिज। ठीक है, कौन सी मैरिज सही रहती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बोलो। जिसमें माँ बाप की सहमति हो। मैंने तो कई लोगों को, कई लड़कों को ये सुनते हुए बोलते हुए देखा है कि इन्होंने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया ताकि हम कोई डिसीजन ले सके, और जब हमें जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है तो ये बीच में टांग अड़ा रहे। अब क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? तो पता चलता है बाद में। हाँ जी, ठीक। तो ये डिबेट का विषय है किसी और दिन, है ना। बाकी अरेंज मैरिज को भी बोला जाता है कि एक बंद डब्बा है, इसके अंदर से क्या प्रोडक्ट निकलेगा किसी को कुछ पता ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? चलो। तो भाई दरबारों में गायकों के साथ साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें पारण और विडालियर कहा जाता था। क्या कहते थे? पारण या विडालियर। अब ये मैंने कहा नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहे हो क्योंकि नाम अजीब से हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा ना, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि नचनिया, तब एक बार के लिए आपको याद हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें पारण या विडालियर कहा जाता था। अब पारण और विडालियर साउंड मैच ही नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि बचपन से नहीं सुना आपने। हाँ जी, बचपन से नहीं सुना ना आपने, नाचने वाली सुना, गाने वाली सुना, पर ऐसे सुना ही नहीं आपने कि पारण और विडालियर भी कहते, इसलिए परेशानी हो रही है। अब इसी परेशानी से होकर गुजरना है, क्वेश्चन पूछेगा, आपने अगर सही कर दिया तो नंबर मिलेगा। अब ये तो क्या है, भविष्य के गर्भ में है कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा संगम से। बाकी जहां जहां पे मैं रुक के बोल रहा हूं, बोल्ड लेटर्स में बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो क्वेश्चन बन चुका है पहले। दोबारा कहां बनेगा वो आपका भाग्य। पेरियाल, पलाइयाल, सेनगोट्री पाल जैसे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का विभिन्न संदर्भों में विशद वर्णन मिलता है। पेरियाल, पलाइयाल और सेनगोट्रिट पाल, ये क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? अब आप बोलोगे हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो सुना ढोल, दमाऊ, बीन बाजा, मसक बीन है, अलगोजा, ऐसे सुना आपने? कहाँ सुना है यार आपने? उत्तराखंड से कहाँ परिचित हो? लखीमपुर खीरी से आए हो, है? ठीक है। इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। ब्राह्मण मांस खाते थे, ताड़ी पीते थे। ताड़ी मतलब शराब। ताड़ का एक पेड़ होता है, उसमें से जो रस निकलता है उससे क्या बनती? ताड़ी। बिहार में आजकल जिसके घर के आगे ताड़ी का पेड़ है वो बड़ा रिच माना जा रहा है, क्योंकि वहां शराब बंद हो चुकी है, लाइन लगी रहती है कि भाई हमें भी दो ताड़ी, है ना। तो ताड़ी मतलब शराब पीते हुए समाज में बुरा नहीं माना जाता था। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा संक्रमण आया हुआ कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? आर्थिक स्थिति। संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित और पूर्णतया आत्मनिर्भर थी। सामान्य लोग अधिकांशतः कृषक और पशुपालक, शिकारी और मछुआरे थे। आर्थिक स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। वहां पर जो प्रश्न मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना होती है वो कहां से होती है? अर्थव्यवस्था से होती है। कहां से होती है? आर्थिकी से। तो संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित और पूर्णतः आत्मनिर्भर थी। ऐसे स्टार्ट करना है आपने। सामान्य लोग अधिकांशतः कृषक थे, पशुपालक थे, शिकारी थे, मछुआरे थे। कृषि के अतिरिक्त जहाजों का निर्माण और कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग था। किसानों को वेल्लार और उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, एक चीज दी दूसरी चीज ली, वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अनाज यानी धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। जो भी कृषक समाज होगा वहां पर जो बार्टर सिस्टम में दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? अन्न। क्या दिया जाएगा? उत्तराखंड में भी तो यही होता था। पैसा कहाँ था? पैसा कुछ ही लोगों के पास था। तो अगर किसी ने औजार बना दिया, आपके हथियार बना दिए, औजार बना दिए, तो उसको क्या दोगे आप? धान देते थे, गेहूं देते थे, धान देते थे, मंडवा देते थे, डडवार। ठीक है भाई।
तो अनाज यानी धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। बाजार यानी अवनम के नाम से जाना जाता था। बाजार, अवनम, किस नाम से? अवनम के नाम से जाना जाता था, चूंकि यह लेन देन का एक केंद्र होता था। धान, गन्ना, रागी और जौ इस काल की प्रमुख फसलें थी। रागी बोलते हैं मिलेट को, मिलेट, ठीक है। धान, गन्ना, रागी, जौ इस काल की प्रमुख फसलें। गन्ना जो है ना, दक्षिण भारत का गन्ना बड़ा मीठा होता है। उत्तर भारत का गन्ना इतना मीठा नहीं होता, उत्तर प्रदेश का, है ना। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। क्या? नीचे का गन्ना मीठा होता है। कारण क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आसपास जो गन्ना होगा उसको धूप मिलती है अच्छी। क्या मिलती है? और धूप से क्या होगा? उसको पानी भी दिया जाता है, लेकिन साथ में धूप भी चाहिए होती है गन्ने के लिए। अब हमारा गन्ना जो है वो तो कोहरे में रहता है, कई बार किसमें रहता है? गए हो गन्ने के खेतों में? कोहरे में कैसा लगता है? हाँ जी, पता ही नहीं चलता कुछ। क्या दक्षिण भारत में भी कोहरा लगता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लगता है कोहरा? नहीं पता। पुहार, अच्छा अगला बता दूं मैं। संगम साहित्य में पांड्य राज्य में सालियूर तथा चेर राज्य में बंदर नामक तटों की गणना महत्वपूर्ण बंदरगाहों में तथा व्यापारिक केंद्रों के रूप में की गई है। पुहार को कावेरी पत्तनम, कई बार क्वेश्चन देख चुका हूं। पुहार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? आंसर कावेरी पत्तनम। पुहार का कावेरी पत्तनम एक विशाल वाणिज्यिक केंद्र था, जिसे टॉलमी ने खबेरिस के रूप में उल्लिखित किया है। कभी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि टॉलमी जो एक भूगोल बेता था, उसने कावेरी पत्तनम को किस नाम से उल्लिखित किया है? आंसर खबेरिस। आंसर कावेरी नदी का डेल्टा वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए इतना प्रसिद्ध था कि इसके विषय में एक कहावत प्रचलित थी कि जितनी भूमि पर एक हाथी बैठने पर घेरता है, उतने में 7 व्यक्तियों के खाने के लिए अनाज उत्पन्न किया जा सकता है। इतनी फर्टाइल लैंड थी। कहां? कावेरी नदी का डेल्टा वाला प्रदेश, कावेरी नदी का डेल्टा वाला प्रदेश। पुदुचेरी है वहां पे। अब देखना जरा, कावेरी नदी के डेल्टा पर क्या है आज? जहां पे कावेरी नदी गिर रही है, डेल्टा बना रही है, वहां पे कौन है? तमिलनाडु में देखो भाई, बड़ा निकालो तमिलनाडु, बड़ा वाला तमिलनाडु निकालो, उसमें देखो तोंडी, मुशीरी, पुहार, ये तीनों क्वेश्चन मैंने देखे हैं। किसमें? यूपीएससी में देखे हैं। तोंडी, मुशीरी, पुहार। कावेरी, पुहार को कावेरी पत्तनम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पुहार को कावेरी पत्तनम में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। यवन लोग व्यापार के लिए यहाँ रहते थे। क्या, कहाँ है भाई? कराईकाल है वहां पर। पुदुचेरी का ही पार्ट है कराईकाल। कहां पर? कावेरी नदी यहाँ पर गिरती है। पॉइंट कैलेमियर भी है वहां तमिलनाडु में। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है पॉइंट कैलेमियर? हाँ जी, एक कोना निकला हुआ होगा नीचे तमिलनाडु में। पॉइंट कैलेमियर एक चिड़िया बैठी हुई होगी, वेटलैंड है वो। रामसर साइट में आता होगा, पढ़िए रामसर साइट्स। रामसर एक शहर है ईरान में, जहां पर वेटलैंड पर लेकर क्या हुआ, बड़ा सम्मेलन हुआ। तो वेटलैंड साइट्स भारत की सारी याद करनी है आपने। याद की है? पढ़ाई है वेटलैंड्स मैंने? ठीक है। तो मैंने कहा आपको तोंडी, मुशीरी और पुहार यानी कावेरी पत्तनम में यवन लोग बड़ी संख्या। ये तोंडी देख लेना कहां पर है, तोंडी कहां पर है, मुशीरी कहां पर है, पुहार कहां पर है, इनकी लोकेशन देखनी है। साथ में ये देखना है किनके बंदरगाह थे। तोंडी किसका बंदरगाह था भाई? तोंडी किसका बंदरगाह था? चोलों का था, चेरों का था, पांड्यों का था, किसका था? यवन व्यापारी मुशीरी में अपने बड़े जहाजों में सोना भरकर लाते थे। उसके बदले में यहाँ से काली मिर्च और समुद्र और पर्वतों से प्राप्त अलभ्य वस्तुएं ले जाते थे। ये वस्तुएं उन्हें चेर राज्यों से प्राप्त होती थी, क्योंकि केरल वाली साइड में कौन रहते थे? चेर। और मसाले कहाँ होते थे भाई? केरल में होते थे।
इतना सोना आया, पद्मनाभ जैसे मंदिर बने यार दक्षिण भारत में, यहाँ पर इतना सोना है कि क्या बताना। दरवाजे खुले नहीं अभी पूरे। पद्मनाभ टेम्पल देखने जरा कहाँ है, पद्मनाभ मंदिर। बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं जाते हैं वहां पर खोलने दरवाजे। केरल में कहां से आया इतना सोना? क्या केरल में सोने की खान है? नहीं है। कोलार गोल्ड माइंस है वो कर्नाटक में है, तो क्या कर्नाटक से निकाला उन्होंने इतना सोना? नहीं भाई, व्यापार में आया। किसमें आया? मंदिर भर दिए गए, पिट खोदे गए, उसमें सोना गला के डाल दिया गया, इतना सोना आया। किसके एवज में? काली मिर्च के एवज में। काली मिर्च को ही यवन प्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यवनों को प्रिय थी जो काली मिर्च। नीर पेयारू एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहां से पश्चिम से घोड़े और उत्तर में अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थी। घोड़े, इस देश में कभी भी अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा नहीं हुए, हमेशा घोड़े कहां से आए? बाहर से ही आए। तो कौन सा बंदरगाह था वो? नीर पेयारू। पुहार एक सर्वदेशीय महानगर था जहां विविध भाषाएं बोलने वाले देश विदेश के नागरिक एक साथ सौहार्दपूर्वक ढंग से रहते थे तथा नगर की व्यापारिक समृद्धि और संपन्नता की अभिवृद्धि में योगदान देते थे। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या क्या थी? कई अधिक थी, और रोमन साम्राज्य के व्यापारियों से उनका संबंध अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ था। मैंने अभी तोंडी पूछा आपसे, कहां पर है तोंडी बंदरगाह? कहां पर है? मुशीरी कहां पर है? ये पूछा मैंने अभी आपसे, ढूंढो। पुहार तो पता है आपको, पद्मनाभ हो चुका केरल में बहुत पहले। अब मैंने पूछा तोंडी कहां पर है? तोंडी ढूंढो। तमिलनाडु में। किसका बंदरगाह था? पांड्यों का था। मुशीरी कहां पर है? केरला में। किसका बंदरगाह था? चेरों का था। किसका था? चेरों का। ठीक है भाई। बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी? सिक्के थे सोने चांदी के, पुखराज था, महीन कपड़े थे, छपे हुए वस्त्र थे, सूरमा था, शीशा था, टिन था, तांबा और शराब आदि। बाहर को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख क्या थी? काली मिर्च थी, मोती था, हाथी दांत थे, रेशमी वस्त्र थे, नीलमणि, हीरे, मसाले, सूती वस्त्र आदि आदि। ये किसमें थे? निर्यात करने वाली चीजें थी। अनेक संगम कृतियों में उल्लिखित चेरों की प्राचीन राजधानी करूर, तिरुचिन्नापल्ली जिले में पड़ता है। करूर केरला में पड़ता है। तो करूर का नाम वाज्जी या वाज्जीपुरम भी था। यहां हुए उत्खनन में रोमन सुराइयों के टुकड़े, स्थानीय चित्रांकित बर्तन, निचले आवासीय स्तरों से प्राप्त एक रोमन ताम्र सिक्का, ग्रेफाइट चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहां से? करूर से मिले हैं भाई, तिरुचिन्नापल्ली। कहां से? तिरुचिन्नापल्ली से। तिरुक्का म्यूलियर में आवासीय स्तर प्राप्त हुआ है जो महापाषाणी और उत्तरकालीन आवास स्थल था। यहाँ समाधान का स्थल भी प्राप्त हुआ है। यह चोल चेर पांड्य तीन बड़े राज्यों का संगम स्थल था। कौन? तिरुक्का म्यूलियर। तिरुक्का म्यूलियर क्वेश्चन बना हुआ वहां से। अलंगरे नामक एक दूसरा नगर कावेरी के ऊपरी तट पर स्थित था जो महापाषाण काल का एक भव्य और आवासीय समाधान केंद्र था। यहां से भित्ति आरेखों और हड़प्पा तथा ताम्र पाषाणीय भित्ति आरेखों की काफी क्षमता मिलती है। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? नोरा, कन्नौर बोलते हैं इसको, आज क्या बोलते हैं? कन्नानौर, कन्नौर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तोंडी, मुशीरी, मुजरिशी, बकरे, बलिता, कुमारी, नेलसिडा, ये सब क्या थे? पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। पश्चिमी तट हो गया आपका मालाबार तट और कौन सा? कोंकण तट। कौन सा? जो पश्चिमी तट है केरल के आगे वाले तट को मालाबार तट बोलते हैं और गोवा के आगे वाले तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, इधर दाईं तरफ अगर हम आए पूर्वी वाले में, तो आंध्र प्रदेश वाले तट को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और तमिलनाडु के सामने वाले तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। क्लियर हो गया? तो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? नौरा यानी कन्नौर था, तोंडी था, मुशीरी था, मुजरिश था, बकरे था, बलिता, कुमारी और नेलसिडा। अगस्टस और ट्रिवेरियस के मोहर वाले सिक्के और नीरो के सोने और चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश में अनेक स्थानों से मिले हैं। नीरो
जब फ्रांस जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, सुना है, कई बार डायलॉग देता हूं मैं। तो ऑगस्टस और ट्रिवेरियस के मोहर वाले सिक्के और नीरो के सोने और चांदी के सिक्के तमिल प्रदेशों के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए। संगम काल के व्यापार के संबंध में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से प्रकाश पड़ता है। इस समय एक तमिलकम और अरब मिश्र तथा रोम के बीच सीधा व्यापारिक मार्ग सुस्थापित हो चुका था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अज्ञातनामा लेखक प्रथम शताब्दी एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी की किताब है ये, भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। रोम के साथ, रोमन साम्राज्य के साथ हमारा बड़ा व्यापार था। रोम का सारा सोना भारत आ रहा था, हमारे यहाँ से मलमल जा रही थी और विलासिता की वस्तुएं जा रही थी। चेरों की प्राचीन राजधानी करूर से रोमन सुरैयों के टुकड़े तथा सिक्के मिलते हैं। अरिकामेडु भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। अगला पॉइंट क्या, अरिकामेडु भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम के साथ व्यापार तमिलों के लिए इतना अधिक लाभप्रद था कि पांड्य नरेशों ने रोमन नरेश ऑगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके पास 2 दूत भेजे थे। कितने? 2 दूत भेजे थे। अब इसके बाद पढ़ना हमने धर्म। क्या पढ़ना है? धर्म। टाइम बताओ, रोक दो, अब धर्म अलग बताओ।